हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है जम्बूद्वीप की सत्तलोसी, मतलब सत्तलोसी विश्व का भारतीय मानचित्र। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी इनकी और काफ़ी नॉलेज गेन हुई थी। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि जम्बूद्वीप क्या है, कितना एरिया है, ठीक है, किसको जम्बूद्वीप बोला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मतलब आप इसमें सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी जरूर। ठीक है, उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जम्बूद्वीप है क्या। ठीक है, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मतलब वीडियो थी और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी और आपकी आंखें खोल देगी इस तरीके की वीडियो थी वो। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है अलग, क्योंकि वो तो जो पोर्शन था वो तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ और डिफरेंट है। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जम्बूद्वीप के ऊपर हमने जो एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके पहले एपिसोड का आपने बहुत प्रतिसाद मिला आपका, अब तक उसके 25,000 से ज्यादा उसको लोग जो है वो देख चुके हैं। जम्बूद्वीप क्यों छुपाया गया, क्यों छुपाया जम्बूद्वीप, ये उसका नाम था। और आज हम उसके दूसरी एपिसोड में आए हैं, दैट इज जम्बूद्वीप की सत्तोलॉजी। अब द पॉइंट इज, जब हम वर्ड सत्तोलॉजी बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इस बात को आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। जिससे समझेंगे वही आज हमारे बीच में है। एंड ही हैज अ चैनल बाय नेम सत्तोलॉजी इटसेल्फ। हम लोगों ने माइथोलॉजी सुना है और कई सारी ओलॉजी सुना है, लेकिन सत्य का विज्ञान और सत्य जिस धातु से बना है, दैट इज सत, उस सत को जिस तरह से उन्होंने निकाला है डिबंकिंग माइथोलॉजी के लिए, और कैसे इस जम्बूद्वीप पर एक पूरा का पूरा टेरेन मैपिंग करके जो उन्होंने स्टडी की है, आई एम टेलिंग यू, विश्व का भारतीय मानचित्र के बारे में काम बहुतों ने किया होगा, लेकिन उस काम को लोगों तक पहुंचाने का काम जिसने किया है वो आज हमारे साथ में आने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आप स्टडी सर्कल में आना चाहते हैं, जम्बूद्वीप एक प्रबुद्ध सदस्यों का एक छोटा क्लोज ग्रुप बना रहा है। हमारा ये सोचना है कि भारत के हर शहर में 40-50 ऐसे लोग हों जो पुनश्च जम्बूद्वीप के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कर सके, हमारे साथ में आगे बढ़ सके। और उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो हम लोग टैग में दे रहे हैं, नीचे स्क्रॉल लाइन में दे रहे हैं, आप उसे देख सकेंगे। प्रबुद्ध सदस्य आप बन सकते हैं। और अगर आप जम्बू टॉक्स के लिए हमें द्रुत गति से काम करने के लिए सहयोगी बनना चाहे तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारे पैट्रॉन बन सकते हैं। उसकी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कभी कभी स्क्रॉल पर भी वो आपको देखने को मिलेगी, हम उसे स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। आप सभी का स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपने आप का भी थोड़ा सहयोग प्रदान करें। स्वागत करता हूं मैं आदित्य सत्संगी जी का। आदित्य जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आनंद मंगल और कुशल। फैंटास्टिक। आदित्य सत्संगी जी, आपको जिस तरह नाम से ही लग रहा होगा दैट ही इज हैविंग द सरनेम लाइक सत्संगी। अब ये सत्संगी सरनेम नहीं है, लेकिन सत्संगी क्यों है? क्योंकि जो एक आचार्यों की एक श्रृंखला रही है, उस श्रृंखला का प्रसार एक प्रोग्राम आदित्य जी के साथ में मैंने हमारी कॉन्फ्रेंस में किया था, सनातन का प्रसार रामायण महाभारत आधार। तो आप यूएसए में, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में निवास करते हैं और वहां पर सनातन का प्रसार, आचार्यों का प्रसार कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रसार कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में डिबंकिंग माइथोलॉजी, दैट इज सत्तोलॉजी। और इसीलिए हमने आज के इस कार्यक्रम का टाइटल भी रखा कि जम्बूद्वीप की सत्तोलॉजी क्या है, इसके बारे में क्या बातें हैं। बिकॉज आदित्य जी आपने बहुत काम किया है। लेट्स स्टार्ट विद दैट सत्तोलॉजी, दैट इज जम्बूद्वीप की सत्तोलॉजी से आप क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? प्लीज, यू आर वेलकम। बहुत अच्छा प्रश्न है। जम्बू द्वीप जो नाम है वो सुखदेव गोस्वामी रेफर करते हैं, व्यासदेव रेफर करते हैं, वशिष्ठ मुनि रेफर करते हैं, वामदेव रेफर करते हैं, जो कि वामदेव और वशिष्ठ दशरथ महाराज की कैबिनेट का पार्ट है। और जब तक कि आपको मुक्ति का मार्ग, जैसे सभी वेदों और शास्त्रों के द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, तो ज्योतिष का विज्ञान भी जरूरी है और भूगोल का भी विज्ञान जरूरी है, भूमंडल का ज्ञान, भूर भुवा स्वा तीनों का ज्ञान जरूरी है। तो जो भी योगी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं
वो उनको ये ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनसे उनके जाने का समय, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन में कब उनको प्राण त्यागने हैं। तो हमारा वैदिक कल्चर पूरा साइंटिफिक है। और एक जगह मैंने व्यासदेव लिखते हैं महाभारत की शुरुआत में, वैशंपायन बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को का कनेक्शन उस भूमि से ना हो तो उस व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ता। तो इसीलिए जो भी अब्राहमिक फेथ है वो लोगों को भूमि से काट देते हैं, एक इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर देते हैं, और तो इसलिए उनका आध्यात्मिक जीवन वास्तविक नहीं रहता। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आध्यात्मिक जीवन नहीं होता है वहाँ पे प्रकृति का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। बिल्कुल। साउथ अमेरिका देख लें, अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, कितना शोषण है, और उनकी वजह से पूरी दुनिया में शोषण हो रहा है प्रकृति का। और प्रकृति, पुरुष और अन्य प्रकार के जो जीव होते हैं सबका शोषण हो रहा है। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई है पूरी पृथ्वी पे, पेड़ों की, पक्षियों की, जानवरों की। तो जब तक हम अपने वास्तविक जमीन से कनेक्ट नहीं करेंगे, धरती से कनेक्ट नहीं करेंगे, भूमि से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा अध्यात्म जीवन अधूरा रहता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात कही कि तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन अधूरा रहेगा और हमें उसको पूरा करने के लिए ये किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे पहले हमारी आवश्यकता है। हमें अपने आप को ऊर्ध्वगामी करना है या अधोगामी करना है। मनुष्य जीवन में आए हैं, मैं शुरुआत जम्बू द्वीप की जब हम कर रहे हैं तो जम्बू द्वीप कहाँ है? पहले तो जम्बू द्वीप इस धरती पर है। अब धरती है, पृथ्वी है या ये भूमंडल है, हम इसे क्या कहें, हम इसे कैसे समझें? वैसे जैसे कि इंदिरा गांधी को राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में कहते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी धरती बड़ी सुंदर दिख रही है। अब कैसी धरती उन्होंने देखी थी और कैसी धरती आती तो सत्संगी जी यहाँ इसी धरती पर रहते हुए देख पा रहे हैं। इससे शुरुआत करते हैं और फिर आप जम्बू द्वीप के बारे में हमें बताइए आदित्य जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा आपने कमेंट भी किया इधर। एक्चुअली क्या है कि जो जम्बू द्वीप जो शब्द है वो आता है जम्बू, मतलब बेर। जम्बू हम बोलते हैं जामुन, उससे आता है कि जम्बू द्वीप जगह है जहाँ पे बेर बहुत होते हैं, स्ट्रॉबेरी और अनेक प्रकार के जो बेर भारत में मिलते हैं, खरोंदा और अनेक भारत में नाम है। तो ये पूरा भूमि बेरों का भूमि है, बेर बहुत होते हैं इधर, इसलिए उसका नाम पड़ा। अभी उसका भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वामन पुराण में है कि हमारे शास्त्र इतने प्रैक्टिकल है, जगह का नाम वहाँ के लोकल जमीन के अनुसार रखा जाता है। कोई रैंडमली ऐसा नहीं होता है कि कोई अमेरिका से आया और जैसे इंग्लैंड ने जाके अमेरिका में न्यू इंग्लैंड बना दिया है ना? और हमारे साधुओं ने क्या किया, लॉस एंजलिस का नाम कर दिया न्यू द्वारकापुरी क्योंकि वहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश का मंदिर है। तो ऐसे नाम रखे जाते हैं, वो वास्तविक नहीं है जी। तो मैंने उदाहरण के लिए जस्ट बताया, जैसे भारत में बहुत सारी जो है न्यू इंग्लैंड टाउनशिप है, न्यू इंग्लैंड शर्ट्स लोग पहनते हैं, ये वास्तविक नहीं है। जमीन के आधार पर ही उस जगह का नाम होना चाहिए और वही से सत्यता बनती है। जैसे हरियाणा में एक जगह है बड़ी अन्य जन्म बोलते हैं, और कभी कभी उसको अंबा जन्म भी बोलते हैं। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, नारद मुनि का गांव है, और उसको अंबा जन्म बोलते हैं जब क्योंकि वहां पे अम्ब के पेड़, अम्ब मतलब आम जी, और तो अंबा नहीं है, मदर अंबा नहीं है, वो अम्ब के पेड़ है, आम के पेड़ जी, अम्ब के पेड़ है। तो वहां तपस्या करें। तो ये एक नोमेनक्लेचर उसी तरह पड़ता है, इसका आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। इसका क्योंकि संस्कृत में कुछ मूल शब्द होते हैं, आप उसका निघंटू पे या धातु पे नहीं जा सकते, आपको उसके वास्तविक जमीन के तात्पर्य पे जाना पड़ेगा। जैसे जम्बू द्वीप के 9 भाग है टोटल, मैं सारे भाग आपको दिखाऊंगा मैप पे जी। और 9 भाग में भारतवर्ष को ही स्पेशल क्यों बताया गया है और बाकी सब जगह समृद्धि क्यों है, ज्यादा समृद्धि क्यों है, सबका रीजन है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, क्योंकि पृथ्वी भूमंडल को, आपने भूमंडल की बात करी, भागवत पुराण में भूमंडल की बात होती है। गोल जो शब्द है कि फुटबॉल है, वो शास्त्रों में कहीं वर्णन है नहीं उसका, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई क्योंकि अगर भूगोल के हिसाब से देखेंगे, जो नासा के इमेज एडिटिंग कंपनी जो नासा है ना, उसका जो इमेज एडिटिंग करते हैं वो लोग,
तो इसका मतलब कि भारत तो नीचे की तरफ है, उसका मुंह तो हमेशा नरक की तरफ है, तो जो भी मुक्ति लेगा नरक की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऐसे ही घूम रही पृथ्वी तो नीचे की तरफ है। तो ये सब इमेजिनेशंस हैं जो शास्त्रों के द्वारा लोग काफी अचंभित भी होंगे। और भारत के जो बुद्धिजीवी है, मेरा उनसे निवेदन होगा कि अपने पिछले आचार्यों को पढ़ें, रामानुजाचार्य को पढ़ें, बहुत सारे शंकराचार्यों ने बहुत अच्छा विवेचन किया, उनको पढ़ें, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा वहां से। बात है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि जो भूगोल हम पढ़ते हैं ये फुटबॉल वाला मामला नहीं है, उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का हमें दिखाया जाता है। तो अगर उस तरीके का नहीं है तो किस तरीके का है, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि बेसिकली ये किस तरीके का है, क्या बताया गया है, जिससे कि ये थोड़ा सा क्लियर हो और कहाँ बताया गया है, जो लोग उसको चेक भी कर सके, फैक्ट चेक भी कर सके। जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ तो यू कैन सी, अगर स्क्रीन में करो शेयर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी, आ गया है। तो मॉडर्न, अभी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और जस्ट टू ब्रिंग होम ए पॉइंट, है ना। और पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है उसको, जैसे अगर कमल का फूल का बात करते हैं, कमल के फूल का जो सेंटर पार्ट है वो है जम्बू द्वीप, बीच में है। और उसके चारों ओर जितने भी द्वीप हैं, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रियव्रत के पहियों से समुद्र बन गए हर जगह। तो इसका मतलब उनका जो पहिया है वो कैसे मूव कर रहा है, अभी इसका इमेजिनेशन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन कहाँ कहाँ उसके पहिए पड़ रहे हैं वो देखना बड़ा आसान काम है, जहां जहां उसके पहिए पड़ रहे हैं। और तब वो उसका एक अलग ही आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं, अगर आपको मेरा मैप दिख रहा है, लोगों को लगता है कि अरे दूसरे भारत पे लोगों ने आक्रमण किया, वो कैसे आ गए। तो अरे अगर जैसे वो लोग आए आप वैसे आप भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही लोग आए हैं तो आप नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने बीच में डाला, ठीक है, और मैं यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाऊंगा जी, तो कितना आया, 2000 मील। बिल्कुल। अगर मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा कोरिया के तट पे, 2500 मील, 2600 मील, मैं मील पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। और अगर मैं इधर जाऊंगा, इस एरिया में जाऊंगा तो 2600 मील, 2700 मील, 2700 मील। और अगर नीचे आऊंगा कितना आया, 2300 मील। 2300 मील, जी। लगभग 100-200 मील का अंतर आप देखेंगे, लेकिन हर जगह सेम डिस्टेंस है चारों ओर, जी, है ना, चारों ओर सेम डिस्टेंस है। अगर मैं उसको इस एरिया में स्ट्रेच कर दूंगा 2800 मील, और अगर मैं इस एरिया में स्ट्रेच कर दूंगा 3300 मील, थोड़ा बहुत फर्क आ गया लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आप उसको इजीली मान सकते हैं कि 2500 में अगर 200 मील का अंतर है तो बीच में ही है। फिर इस तरफ किया तो 3500 मील, डायगनली मैं देख रहा हूँ, डायगनली। बट अगर वर्टिकली मैं देखूं तो सारा जगह इक्वली डिस्टेंस आ रहा है हर जगह, जी, कोई उसमें फर्क नहीं है जरा भी। और तो अगर आप, तो ये जो केंद्र बिंदु जहाँ पे मैंने स्थापित किया है, ये सभी शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, मेरी पुस्तकों में आप देख सकते हैं, और कहीं भी आप देखेंगे तो आपको पुस्तकों में मेरी मिल जाएगा कि किस तरह इक्वल डिस्टेंस है। अभी वहां से मैं अगर हस्तिनापुर की तरफ आऊं, ये कौन सी जगह है जहां से आप उसको पॉइंट कर रहे हैं आदित्य जी? ये है जेंगिस चोकुसु। जेंगिस चोकुसु करके, वो मंगोलिया, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है। यही मेरू क्या हम इसे सेंटर माने? यही सेंटर है, यही सेंटर है, और पृथ्वी का भी सेंटर इसी को माना गया, केंद्र बिंदु। तो अगर महाभारत सेंटर, हाँ, पृथ्वी का सेंटर इक्वेटर नहीं है, पृथ्वी का सेंटर ये है। और जो अभी आजकल जो हमको, ये मैं सिर्फ शास्त्रों के आधार पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको हर तरीके से वेरीफाई किया है। फ्लाइट का पाथ, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, मेरे पास एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर लॉस एंजलिस से कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वो डायरेक्टली कैसे निकल जाता है ना। जी। तो उसका उत्तर मुझे बहुत मैं सोच में पड़ गया कि बिल्कुल सही, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा कैसे है कि वो एकदम सीधे निकल जाता है। फिर मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया गया था लॉस एंजलिस से, तो मैंने फ्लाइट पाथ देखा, तो फ्लाइट पाथ में मैं बड़ा अचंभित हो गया कि फ्लाइट पाथ जो था मेरा, इंडिया के थोड़ा सा साउथ से होके ऑस्ट्रेलिया गया, डायरेक्टली नहीं गया।
तो अच्छा। फ्लाइट जो है, मतलब फ्लाइट जो है अलग तरीके से गया, उस तरफ से गया, तो उसका मैप का फिर अलग ही चित्रण होगा कि किस तरह वो प्लेसमेंट कैसे है द्वीपों का, हम्म। किस तरह वो डिस्टेंसेस सेम बैठेंगे। तो एग्जैक्टली सेम मेरा कैलकुलेशन से जो वैदिक मैथ में, तो ऑस्ट्रेलिया टू सिडनी फ्लाइट का एग्जैक्टली करेक्ट पाथ मेरे को आइडिया हुआ। अच्छा, दूसरा मेरे को फ्लाइट पाथ का मेरे को बड़ा रुचि है मेरे को फ्लाइट्स में, जी। एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ में। तो मैं स्टडी कर रहा था कि जब भी हम लोग भारत आते हैं तो सारे के सारे प्लेन जो फ्लाई करते हैं, वो चाहे सैन फ्रांसिस्को से फ्लाई करें, चाहे वो न्यूयॉर्क से फ्लाई करें, सारे के सारे प्लेन्स अगर कायदे से देखा जाए, अगर फुटबॉल पृथ्वी को इस तरह माने हम जो दिख रहा है गूगल अर्थ में, तो वो सारे प्लेन्स जाने चाहिए पैसिफिक कोस्ट से जाने चाहिए, लेकिन जी, ठीक बात है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और वो तो वो लेकिन जाते कैसे हैं, रशिया के ऊपर जाते हैं, फिर कर्व लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई चीज कर्व दिखाता हूँ तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऑटोमेटिकली ऐसी कर्व लाइन बन जाती है, ऐसी पैराबोलिक कर्व लाइन बन जाएगी, एंड देन इट विल शो कि इतने सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर गया। जबकि फ्लाइट पाथ के अंदर आप जाके देखें, किसी फ्लाइट कॉकपिट में जाके देखें, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो कर्व में नहीं चलती। एग्जैक्टली। और अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो मेरा प्लेन तो हवा में खड़ा हो जाना चाहिए कि आप घूम रही है पृथ्वी तो मैं तो लैंड कर जाऊंगा, लेकिन उसको फ्लाई करना पड़ता है प्लेन को। तो वहां पे रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है फ्लाइट पाथ में या फिर रॉकेट लॉन्चेस में। ये मॉडर्न साइंस से आप लोग कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं। स्पेस एक्स के लॉन्चेस को वेरीफाई करिए, इसरो के लॉन्चेस को करिए, नासा के लॉन्चेस को करिए, उनके फ्लाइट कोऑर्डिनेट्स देखिए। क्योंकि वेद का अर्थ होता है हर तरफ से क्वेश्चन करना। हम लोग हर तरफ से क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को क्वेश्चन किया, तभी कृष्ण जो है उसको उत्तर देते हैं, बाकी जगह इतना क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं है। और तो ये सब फैक्टर्स को लेकर फिर मैंने जो और शास्त्रों के रेफरेंसेस लेके जो मैंने बताया कि ये जो केंद्र बिंदु है, इसके चारों ओर ही सूर्य के चक्कर लगते हैं। इसके बहुत केंद्र उदाहरण बिंदु के चारों ओर सूर्य के चक्कर लगते हैं। ओके। सूर्य का अगर आप महाभारत का वर्णन देखेंगे तो पूर्वी दिशा से, मेरु पर्वत की पूर्वी दिशा में सूर्य उगता है, फिर उसके बाद वो उत्तरायण दक्षिण के हिसाब से वो फिर मेरु पर्वत के चक्कर लगा के वरुणालय के नॉर्थ में अस्त हो जाता है, अस्ताचल पे। मतलब अस्ताचल जो है इस तरफ कहीं पे हुआ, यूरोप में आल्प्स के पहाड़ पे, है ना? अच्छा, वहां पे वहां मेरु पर्वत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसका आपने नाम लिया। हम इसके बारे में और जानेंगे आपसे, आदित्य जी। तो अब यहाँ पे आप मैप्स देख रहे हैं, इसके नीचे डेजर्ट है। अभी बहुत सारे विवरण हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, वो मेरु पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं। और मेरु पर्वत के पूर्वी दिशा में केतुमाल वर्ष है, जो शिवजी का वर्ष माना जाता है, शिवजी का रहने का स्थान माना जाता है ना, जो कि इस तरफ हुआ, बैखाल में इस तरफ हुआ, इस तरफ के एरिया में हुआ, क्योंकि वो काफी ग्रीन एरिया है, उसका डिस्क्रिप्शन ग्रीन है, और वहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं। और उनका दूसरा जगह कैलाश भी है, वो जो राइट यहाँ पे ये कैलाश है, राइट जगह कैलाश पर्वत। हाँ, ये ठीक कैलाश पर्वत के ऊपर है हम लोग, मतलब 831 मील। और यहाँ पे हस्तिनापुर है 988 मील। और अभी यही लाइन जो है रोहतक से होके नीचे जाएगी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और ये 0 पे आके खत्म होगी, 0 पर आके खत्म होगी। ओके। तो अभी यहाँ पे लंका का रूप दिया हुआ है। ये सिंघल द्वीप है, ये लंका द्वीप है, और इस तरह भारत के चार आपने बोला सिंघल द्वीप और लंका द्वीप अलग 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 है। सूर्य सिद्धांत पे देखेंगे, ये सिंघल द्वीप है जी। इसलिए आज भी आप देखिए श्रीलंकन अपने आप को सिंघलीज बुलाते हैं। एग्जैक्टली। सिमल द्वीप उसका नाम है, संस्कृत नाम है। और शेल को भी आप देखेंगे, ये जो शेल है, कोस्टल है, ये तो कुछ चीजें तो आपको मॉडर्न साइंस सही दिखा देता है कि किस तरह लैंड, अगर मैं इसको 100 मीटर को समुद्र को नीचे ले जाऊं तो आपको यहाँ पे द्वारका दिख जाएगी। द्वारका यहाँ पे है, इस एरिया में, सॉरी इधर द्वारका है, क्योंकि ये इधर थोड़ा सा साइड में, हाँ ये इधर जूनागढ़ है, उसके एग्जैक्टली पूर्वी पश्चिमी दिशा में द्वारका है, इधर द्वारका है ना जी। और उसके इधर ये जो पहाड़ है, इनको बुलाया गया सुवर्ण पहाड़ बुलाया गया है, जो कि गोल्डन ही दिखते हैं, तो मतलब द्वारका से ये पहाड़ भी दिखने चाहिए। सो मैं मल्टीपल रेफरेंसेस लेता हूँ हर तरफ से, और ये इन्फॉर्मेशन कहीं बदली नहीं है, कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन बदली नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये
अभी आप डायरेक्शंस भी देखेंगे, डिस्टेंसेस भी देखेंगे, और सुखदेव गोस्वामी पैदल आए हैं मेरू पर्वत से नीचे तक। उनको 2-3 महीना लगा होगा, जितना भी समय लगा होगा, क्योंकि व्यास ने उनको आदेश दिया कि तुम उड़ के नहीं जाओगे, हवा मार्ग से नहीं जाओगे, तुम पैदल जाओगे, क्योंकि उनका दिव्य सिद्धियां है। जी उन्होंने 14 वर्ष की आयु में सूर्य का ग्रह को प्राप्त कर लिया था सुखदेव गोस्वामी ने। फिर आप आते हैं तो आप जो जितने वर्ष उन्होंने क्रॉस के, वर्ष का मतलब होता है जमीन, कितना लैंड क्रॉस के, वर्ष उसको बोलते हैं भारतवर्ष, और हिमालय के नीचे भारतवर्ष शुरू होता है। मतलब क्या हुआ, इधर से लेके इधर तक, इसके नीचे समुद्र पर्यंत। तो यहाँ से अगर रेक्टेंगुलर लाइन बनाए या थोड़ा सा तिरछा बनाए पैरेलल टू इक्वेटर लाइन, तो ये भारतवर्ष है, और यहाँ से इधर तक भारतवर्ष है। मतलब ये सारे देश जो आजकल जो इंडिपेंडेंट दिखते हैं, ये सारे भारतवर्ष के पार्ट थे। ये जो एपिक सेंटर है वहां से आप ले रहे हैं, वहां से ये सारा भारतवर्ष है। करेक्ट। तो भारतवर्ष तो बहुत ही बड़ा हुआ। और ये ये वर्ष को धरती बोला, वर्ष जमीन है, थोड़ा सा इसको और बताइए ना। जैसे संस्कृत में हम लोग कभी कभी भूमि भी बोलते हैं, वो नया प्रचलन है, लेकिन अगर आप महाभारत को स्टडी करते हैं, और बाकी शास्त्र सभी में एक ही इन्फॉर्मेशन है जनरली, और थोड़ा सा डिफरेंसेस डिटेल्स आ जाता है, वो रस ऐड कर देता है और टेस्ट ऐड कर देता है। लेकिन वर्ष का अर्थ होता है जगह, मतलब जमीन की क्लासिफिकेशन, मतलब जमीन। वर्ष मतलब भारत वर्ष, मतलब द लैंड ऑफ भारत इंग्लिश में, ये भारत की भूमि। तो वर्ष का मतलब भूमि आता है, तो बड़े रीजन को वर्ष बोला जाता है। वर्ष साल बाद में बन गया, उसी को बना दिया बाद में। ठीक है। तो ये मेरू, अभी सारे डायरेक्शंस जो है इसी के अनुसार है। अभी अब नॉर्थ में चलते हैं, तो 3 पहाड़ मिलेंगे आपको, 3 पहाड़ मिलेंगे। एक आपको मिलेगा पहाड़ जो आपको मिलेगा ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर है ना, केतुमाल वर्ष यहाँ तक आता है। केतुमाल वर्ष, ये केतुमाल वर्ष। ओके। अभी 3 पहाड़ है, 1 2 3, देख रहे हैं आपको, 1 2 3। और अभी इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए, तो जो इलाव्रत वर्ष जो है, अगर आपको इलाव्रत वर्ष की बात करें, तो ये जो रीजन है, ये इलाव्रत वर्ष, इलाव्रत। ये जो आज के डेट में देखें तो ये चाइना का रीजन हुआ। हाँ, आज के देश में। अभी चाइना तो कोई राष्ट्र था ही नहीं। अगर बिल्कुल नहीं, महाभारत का नक्शा देखें तो चाइना तो इधर है। अच्छा। बस इतना ही है इस साइड में। हाँ, तो अगर हांगकांग की तरफ। हाँ, अगर चाइना बोलता है कि हमारे 1959 के मैप से आपका ये क्षेत्र हमारा है, तिब्बत हमारा है, ये तो किम पुरुषों का वर्ष है। ये किम पुरुषों का वर्ष है। यहाँ पे जितने भी लेक्स दिख रही है आपको, कितनी लेक्स है ना, ये सारी लेक्स जो है, ये यक्ष, राक्षस और कुबेर की लेक्स हैं सारी। इसलिए इसके ऊपर से आज भी आजकल प्लेन नहीं ज्यादा निकलते हैं, प्लेन से इतने ज्यादा नहीं निकलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लाई करना मुश्किल काम है। ऐसा कहते हैं आदित्य जी की तिब्बत जो जिसको त्रिविष्टक पर्वत भी हम लोग कहते हैं, वहां पर आज भी यक्ष किन्नर जो है वहां पर पाए जाते हैं, और सबकी बस की बात नहीं है उनसे संवाद कर पाना। आज भी वहां से जो आप कह रहे हैं प्लेन नहीं उड़ पाते हैं, शायद ये वही बात है। हाँ, मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं किया है, और मुझे स्वयं को इतना ज्ञान नहीं है उस एरिया में, तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं ये इतना ही बताता हूँ कि यक्ष और जो कुबेर के जो सहयोगी होते हैं, उनसे कोई मनुष्य युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे भीम ने युद्ध किया था। लेकिन भीम जो है स्वयं वायुपुत्र हैं, और उनको कृष्ण का संरक्षण है, इसलिए कुबेर ने उनकी हत्या नहीं करी। नहीं तो कुबेर कर सकते हैं। तो और उनको रक्षा करी, क्योंकि उनको मालूम है कि धर्म का कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनसे कोई मनुष्य युद्ध नहीं कर सकता। तो कलयुग में वो लोग मनुष्यों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, लेकिन ये सब लोग हैं। जैसे मैंने अभी काफी यूएफओ रिपोर्ट्स भी स्टडी करी, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वैदिक इंफॉर्मेशन है आज के समय में, आपको हर तरह का प्रूफ लेना पड़ेगा। यूएफओ, फ्लाइट पाथ, सैटेलाइट पाथ, प्लेन्स का रेगुलर फ्लाइट, क्योंकि प्लेन जो पायलट होता है उसको सब मालूम होता है, सब दिखता है उसको ऊपर से। बिल्कुल। तो उसको पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, और उसके रेडार्स बहुत सारे होते हैं। फिर मिलिट्री मूवमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
मिलिट्री मूवमेंट। इसलिए मजाक मजाक में लोगों को बोलता हूँ कि भाई भारतीय सेना करे या ना करे, लेकिन कुबेर की सेनाएं तो भारत की रक्षा अवश्य करेंगी, है ना? ठीक बात है। नेचुरल लैंड है उनका। जी। क्योंकि विश्व में देवता लोग भारत की रक्षा हमेशा करते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये उनके लिए भी कर्म भूमि है। इंटरेस्टिंग। लेकिन लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों भारत में इंपॉर्टेंस है। आपको कोई प्रश्न तो पूछे, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। नहीं, आप एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो मतलब जो जानना चाह रहा हूँ कुल मिलाकर के, जिस तरह से आपने ये बात की, अब हम लोग यहाँ पर रशिया, मुझे डेनमार्क दिख रहा था, लोग शाकल द्वीप के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये शाकल द्वीप जो है ये क्या है, और जम्बू द्वीप की जब कंप्लीट टेरिटरी है उसको भी हम लोग थोड़ा सा पहचानेंगे इस मानचित्र के माध्यम से। जी आप कंटिन्यू करिए सर आदित्य जी। तो जम्बू द्वीप की टेरिटरी जो आती है वो यहाँ तक आती है, मोल्डोवा तक आती है। ये लाइन जो है ये जम्बू द्वीप की टेरिटरी यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ लोग उसको यूराल माउंटेन भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये 1 2 3 4 चारों तरफ समुद्र है तो ये जगह अलग बन जाती है पूरी। इसके पश्चिमी दिशा में इमेजिनरी लाइन जाएगी जिसको शाकल द्वीप बोलते हैं, और महाभारत के समय में स्नो से कवर्ड थी, तो अर्जुन यहाँ से जाकर ही वापस आ गया, फिर वो यहाँ से होके वापस ऐसे होके फिर वो इंडिया आ गया। यहाँ से अर्जुन उत्तर कुरु की तरफ गए थे और वेस्ट की तरफ सहदेव गए थे। हाँ, वो गए थे इस लाइन में गए थे सहदेव, ओके। लेकिन अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन उत्तर कुरु से सर्कुलर रूट में अर्जुन इस तरह गए हर जगह, क्योंकि सर्कुलर वे में गए। तो वो हम कभी भी वो महाभारत के एंड में भी आता है, अग्नि वो वापस अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो फिर वो उस तरफ से भी जाते हैं वो अर्जुन, और जहां भी अर्जुन गए वहां से कर लेकर आए, तो कर उनको देने के लिए लोग आ रहे हैं। और लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि पृथ्वी में सारे जो लैंड्स हैं सब कनेक्टेड है, एक भी लैंड डिस्कनेक्टेड नहीं है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। तो उस विषय में हम कभी और बात करेंगे कि एंटार्क्टिका डिस्कनेक्टेड क्यों है, उसको संयमी बोला जाता है। बड़ा टॉपिक दिया आपने कि अंटार्कटिका जो है वो डिफरेंट क्यों है, वो कनेक्टेड क्यों नहीं। और मैं यहाँ पर चूंकि सहदेव और अर्जुन की बात आई तो मैं आपको यहाँ पर दर्शकों को ये बता देना चाहूंगा कि जो पांचों पांडव हैं जिनमें से हम लोग युधिष्ठिर धर्मराज के तौर पे देखते हैं, लेकिन नकुल सहदेव की बात बहुत कम होती है। नकुल सहदेव हमें लोगों के अपने बच्चों के नाम भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अर्जुन हमें बहुत देखने को मिलता है, आदित्य जी का नाम जो है आदित्य, ये बहुत देखने को मिलता है, लेकिन नकुल सहदेव नहीं मिलते, क्योंकि हमें हमारी जो फिल्में हैं, जो हमारे धारावाहिक हैं, उसमें नकुल और सहदेव का चित्रण जिस तरीके से किया गया है तो दैट वाज अ वेरी वीक लाइक। लेकिन नकुल वो थे जिन्होंने दक्षिण की तरफ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज आदित्य जी, दक्षिण की तरफ विजय यात्रा की तरफ नकुल गए थे, सहदेव पश्चिम की तरफ गए थे। और बहुत सहदेव पश्चिम की तरफ, नकुल सहदेव दक्षिण की तरफ, नकुल पश्चिम की तरफ, नकुल पश्चिम की तरफ गए थे, भीम पूर्व दिशा में गए थे, और अर्जुन जो है वो उत्तर दिशा में गए थे। यानी कि चारों भाई चार दिशाओं में। ऐसा नहीं था कि किसी नकुल और सहदेव को दोनों को एक साथ भेज दिया, वो कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हमें ये बात भी समझनी चाहिए। और दोनों भाइयों की आपस में जोड़ी भी थी, मतलब जो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उन दोनों की आपस में जोड़ियां भी थी। उसको भी आप कंटिन्यू करते चले प्लीज आदित्य जी, यू कंटिन्यू। तो इसलिए अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे, जो मैं मैप दिखा रहा हूं उसमें, कि इलाव्रत वर्ष बीच में है ना, और जो इलाव्रत वर्ष के उत्तर की तरफ है 3 पहाड़ है, नील, श्वेत, श्रृंगवान, ये 3 पहाड़ है। और उनके जो बाउंड्रीज हैं उनमें है रम्यक, हिरण्मय, कुरु। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रृंगवान पहाड़ के साथ कुरु शुरू होता है, श्वेत पहाड़ के साथ हिरण्मय शुरू होता है, और मैं अपनी पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ जो मैंने लिखा है। और रम्यक पहाड़ से शुरू होता है नील पहाड़ शुरू होता है रम्यक वर्ष। तो अगर आप मैप्स देखेंगे तो रम्यक, हिरण्मय, कुरु, तो इलाव्रत वर्ष ये हो गया, फिर रमणक वर्ष इस तरफ हुआ, फिर इस तरफ हुआ the second one which is बीच में इंग्लिश आ जाता है क्योंकि मेरी पुस्तक इंग्लिश में, हिरण्मय, और फिर उसके ऊपर हुआ कुरु, उत्तर कुरु। तो मतलब रम्यक, हिरण्मय, उत्तर कुरु, और यहाँ पे केतुमाल वर्ष क्योंकि पूर्वी दिशा में है पूरा।
ये तो रशिया का इलाका, अगर आज के हिसाब से देखें तो रशिया का इलाका आ गया, रूस का रशिया इलाका, का रशिया का इलाका, रूस ये तो जो खैर शब्द ही गलत है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो जमीन चुराने के लिए बनाया गया, किस तरह लोग जमीन चुराते हैं, है ना, ऑफिशियली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चोरी का माल। मतलब अगर कोई चोरी करे शक्तिशाली और बोले कि कानून इस प्रकार का है, जो मेरे को दिखा मेरा है, ये बना लिया लॉ, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट से क्या हो जाता है कि एक स्वीडन जैसा देश, जो छोटा सा देश है, वो अभी भारत के बराबर हो गया, क्योंकि यस, वोट उसके पास भी एक है, उसके अंदर सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं। वोट यहाँ तो मुंबई के सबर्ब में, कॉलोनी, थाने में भी 5 मिलियन से ज्यादा होंगे, है ना। तो अभी उन्होंने थाने को स्वीडन के जैसा इक्वल वोट दे दिया। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का वोट होना चाहिए अमेरिका के बराबर का। तो आपने यहाँ पर एक बात की, मैं उस बात को भूल नहीं जाऊं, इसलिए मैं पहले आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपने जब मैप की स्वीडन जो है वो भारत के बराबर हो गया है, ये जो मैप जिस तरीके से, ये मैप अलग है, लेकिन बचपन से जो हमने एक मैप देखा है जिसमें भारत की एक एंटिटी है, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, इतना बड़ा दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ये सब बहुत बड़े बड़े, ऐसा लगता है भारत तो बच्चा सा है देश है और खा जाएंगे सब लोग। क्या ये मैप जो हमने बचपन से देखा वो सही मैप है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी मैं लोगों को उदाहरण दूं, अमेरिका का जो मेन लैंड है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, सैन डिएगो में रहता हूँ, और अभी सैन डिएगो से ही बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका का जो मेन लैंड है वो ब्राजील से छोटा है। जैसे सैन डिएगो से अगर मैं मेक्सिको सिटी जाता हूँ 1400 मील है, और लेकिन सैन डिएगो से वैंकूवर जाऊंगा तो 1100 मील है। तो जो मैप दिखाया गया है वो वास्तविक साइज से बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। लोगों को लगेगा कि मेनलैंड अमेरिका ब्राजील से बड़ा है, नहीं, ब्राजील से छोटा देश है। अमेरिका का 20% लैंड मास, 17% लैंड मास जो है वो है अलास्का। जस्ट इमेजिन, 17% अलास्का है, और उसके बाद उसका ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है हवाई, हवाई जो है 5% है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 22% जो अमेरिका का जो क्षेत्रफल जो टोटल बताते हैं वो मेनलैंड नहीं है। तो अमेरिका बहुत छोटा देश है, और अमेरिका के बॉर्डर्स में ही लोग रह सकते हैं, कोस्टल में ही रह सकते हैं, बीच में नहीं रह सकते क्योंकि डेजर्ट है और क्लाइमेट बड़ा एडवर्स है। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के जितना, उसके पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लिवेबल एरिया है। लिवेबल एरिया का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता है। भारत में रेगिस्तान बहुत ही छोटा है, वो भी राजस्थान के पश्चिमी दिशा में है, राजस्थान में बहुत छोटा है। ऑस्ट्रेलिया में 60% लैंड मास, 40 to 60% लैंड मास इज डेजर्ट, वहां कोई रह नहीं सकता। तो लिवेबल एरिया तो पूरे ऑस्ट्रेलिया का होगा महाराष्ट्र के बराबर। ओके, ग्रेट। तो लिवेबल एरिया पे बात की जाती है। अगर लिवेबल एरिया निकाल दूं मैं तो यहाँ पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मीन्स इसके 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट वो, क्योंकि ऑलरेडी ये 32 मिनट्स की कंप्लीट हो चुकी है ये, ठीक है। और बड़ी वीडियो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो देख नहीं पाते लोग ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जैसे बात बता रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जो इंडिया का जो क्या बोलते हैं जो पोर्शन है वो काफ़ी लिवेबल है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। लेकिन जो आपका अमेरिका है अगर देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे सारा डेजर्ट है, वो मतलब वहाँ पे लोग रह नहीं सकते। इस तरीके से इसका ऑस्ट्रेलिया का भी बताया है। ऑस्ट्रेलिया में का मुश्किल से ऐसा होगा जैसे महाराष्ट्र, इतने पोर्शन पे लोग रह सकते हैं, बाद बाकी का आपका 60% जो है आपका वहाँ पर मतलब डेजर्ट है। तो अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ा है, और ये जो बड़े बड़े जो देश दिखाई देते हैं वो बहुत छोटा है। जब इन्होंने जैसे बताया है कि जो स्वीडन को भारत के बराबर माना गया है, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, बहुत ही कम है वहाँ की पॉपुलेशन। जबकि जो यूपी है वो आपका अमेरिका के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन से उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या है कि जिसकी चल रही है तो ये चीज़ें होती हैं, पार्शलिटी तो होती ही रहती हैं, क्योंकि जो अपने इंटरेस्ट देखते हैं हर देश, सभी देश जो अपने इंटरेस्ट देखते हैं। और पश्चिम तो वैसे भी इस चीज़ के लिए फेमस है। वो बातें भले ही किसी तरीके करें, लेकिन वो बहुत सेल्फिश लोग होते हैं। कहते हैं ना कि जिनकी ब्लू आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते उस टाइप के लोगों पे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और जैसे इन्होंने पूरा बताया है कि जम्बू द्वीप का पूरा मतलब इतना सरप्राइजिंग है। और जो महाभारत का, जैसे हमने ये तो मेरू पर्वत का तो मैंने नाम भी बहुत ज़्यादा सुना था, मेरू पर्वत। तो मेरू पर्वत आपका ऊपर की तरफ है, मतलब जम्बू द्वीप के जैसे ये पूरा उधर मंगोलिया साइड की तरफ है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि
बहुत ही बड़ा था जम्बूद्वीप, जिसमें आपका रशिया वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। और ये जो चाइनी उस टाइम पे वो सभ्यता भी थी नहीं है, और चाइनीज़ ये जो होंगे भी तो उधर की तरफ थे, वो जो किनारे किनारे बिल्कुल पानी के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मंगोलिया तरफ है ना, उधर मंगोलिया की तरफ से ही वो सेंटर पॉइंट माना गया है धरती का, ठीक है। तो वहाँ से जब सेंटर पॉइंट माना जाता है तो वो जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि उधर से जब एक ट्रायंगल टाइप का इस तरीके से बनता है भारत का वो, तो इतना पोर्शन उसमें आ जाता है, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो उसमें क्या है कि पूरा ये श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे पूरा उसमें सब कवर हो जाते हैं जब वो ट्रायंगल शेप देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीतता है, लोग अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो उस पर सब कब्जा करना शुरू कर देते हैं। आप जैसे अरब से ही देख लीजिए, अब जब इंडिया इतना पावरफुल था, इतना ज़्यादा फैला हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़े थोड़े किनारे किनारे से उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है कि फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इन्होंने महाभारत के टाइम का ये सारा कुछ बताया है इन्होंने, और इन्होंने नकुल सहदेव के बारे में बताया है कि उनको जैसे एक वीक पॉइंट दिखाया जाता है, मतलब वो कि कमज़ोर हैं, वो ऐसा नहीं था, चारों मतलब पांचों ही वो काफ़ी ज़्यादा वो थे, क्या बोलते हैं, पावरफुल थे। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ट्विस्ट दिखा देते हैं, इसीलिए मैं जो ये चीज़ें होती हैं ना, इनमें कम विश्वास करती हुई, जो सीरियल्स वगैरह जो होते हैं इनमें कुछ भी दिखा देते हैं, एक्चुअल में चीज़ें नहीं दिखाई जाती, ठीक है। अब इसमें जो नकुल सहदेव थे, नकुल वो क्या बोलते हैं पता नहीं, वेस्ट की तरफ गए थे, सहदेव साउथ की तरफ, कुछ इस तरीके से बताया हुआ है। और मतलब जो चारों भाई थे वो चारों डायरेक्शन में गए थे, वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें मतलब मैनेज की, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा बताया है। और जम्बूद्वीप का भी बताया है, अम्ब हरियाणा की जगह का बताया है। अम्ब मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम के पेड़ थे, इसलिए उसको अम्ब बोला जाता था, ठीक है। तो जो पहले जो पुराने जो ऋषि मुनि थे हमारे, जो वो थे सभी आचार्य वगैरह जो थे, वो क्या थे, जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा मिलती थी, जिस चीज़ के पेड़ ज़्यादा होते थे, उसी का नाम रखते थे। जैसे जम्बू, उधर की तरफ बेर, जामुन वगैरह, ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी ये बहुत ज़्यादा होती थी इधर की तरफ, उसको जम्बूद्वीप बोल दिया गया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया को सामली, वहाँ पे सामली के पेड़ ज़्यादा होते होंगे, तो उधर उसको बोल दिया गया, ठीक है। जब उधर की तरफ प्लक्ष पता नहीं क्या, पीपल और बरगद के ज़्यादा होते थे इधर की तरफ, साउथ मतलब अफ्रीका की तरफ, तो वहाँ पे उनको इस तरीके से बोल दिया गया। तो उस पुष्कर, तो इस जैसे वहाँ की वो थी लोकेशन, जिस तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट था, उसको उसी नाम से बुलाया गया, ठीक है। और मतलब हर चीज़ बिल्कुल सटीक है। और इसमें बताते हैं कुबेर के बारे में भी, जैसे इन्होंने डिस्कस किया, कुबेर के वहाँ पे जो है कि आज भी यक्ष और वहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि यक्ष और कुबेर की हैं। बताते हैं कि वो आज भी भारत की मतलब वो इंसानों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ से अगर हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाते हैं तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा वहाँ पर है। और क्या बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भारत की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि ये जो है आपका जम्बूद्वीप है, ये देवताओं की भूमि रही है ये, तो एक आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े होते हैं। और जो लोग अपने देश से आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़े होते, तो वो क्या है कि प्रकृति का विनाश करते हैं। अब इंडियंस हैं वो अपने आध्यात्मिक, वैसे अपने आत्मिक रूप से अपने देश से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भारत माता बोलते हैं और अपने प्रकृति की भी रक्षा करते हैं, उनको सभी को अपने साथ लेके चलते हैं। जैसे कि अब उल्लू हो गया, पक्षी हो गए, ठीक है ना, बहुत से मजाक उड़ाते हैं कि आप तो उल्लू की भी पूजा करते हो, आप तो चूहे की भी पूजा करते हो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम जीवों की रक्षा करते हैं, हम उनको मारते नहीं हैं, उनकी रिस्पेक्ट तक करते हैं, ठीक है ना। तो उनको देवी देवताओं या इनसे जोड़कर उनकी हम रक्षा करते हैं, ठीक है। उल्लू का जैसे कोई उनको मारे नहीं, जीव भी सुरक्षित रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे, तो हर चीज़ की हमने रक्षा की है, हर चीज़ का, इसलिए हमको प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है वो उन्होंने, क्योंकि उनको आत्मिक रूप से ऐसे जुड़े नहीं होते, वो तो उल्टा उनको खा जाते हैं। तो क्या है कि उनकी जो विचारधारा वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो क्या है कि वो प्रकृति का पूरा नाश करते जा रहे हैं, और बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, सारा काम ये खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ पे तो आप एक प्रति भर भी विश्वास ना करें, ये तो कहते कुछ है करते कुछ है। और वैसे भी किसी पे पॉलिटिक्स में तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग से चलना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब इसमें जम्बूद्वीप के बारे में पूरे तरीके से इन्होंने बताया है, और इससे बहुत सारी नॉलेज गेन होती है। और मुझे लगता है कि देश के एक एक बच्चे को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हर किसी को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्योंकि जब हमें पता होगी तभी हम कोई स्टेप ले पाएंगे। अभी छोटी सी लो आप कह सकते हैं वो जली है, उसके बाद में जब ये पूरे चारों तरफ इसका प्रकाश होगा तो सभी को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा,
ठीक है। तो बड़ी अच्छी वीडियो है ये। और इन्होंने जैसे अभी ये भी बताया था वहाँ पे जैसे एक सेंटर पॉइंट, जो पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है मंगोलिया की तरफ था, तो वहाँ से डिस्टेंस वगैरह, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि वहाँ से लेके वहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, वहाँ से लेके इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, तो उन्होंने प्रॉपर वो डिस्टेंस मापा है, तो लगभग वही बैठा है। तो आप लगा सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो नॉलेज थी वो किस लेवल की थी, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वीडियो है ये, और अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और हर किसी को पढ़ना चाहिए। और आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।